सामीन आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप तमाम का इस्तकबाल है ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशरियात में। और आज का प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए आपका मेजबान शमीम उस्मानी। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज आते हैं आपका प्रोग्राम लेकर ताकि आप लोग घरों में रहें, महफूज रहें और अपनों के साथ अपनी जिंदगी का खुशगवार मूड बनाए रखें। जी हाँ, अगर आप सेहतमंद होंगे, अगर आप एक खुशगवार जिंदगी जिएंगे तो ये कायनात आपको खुद ब खुद खुशगवार महसूस होने लगेगी। ये जर्रे, ये पहाड़, ये आसमान, ये दरिया, ये झील, ये दरख्त, ये शजर, तमाम के तमाम ऐसा लगेगा ये खूबसूरत राग छेड़े हुए हैं और वो राग जो आपका अपना होगा, जिसमें आपको एहसास होगा कि तमाम के तमाम आपके लिए खुशी के राग गा रहे हैं। जी हाँ, ऐसी ही एक तस्वुर और ऐसा ही एक ख्याल लेकर हम आते हैं हर रोज आपके लिए उर्दू सर्विस की नशरियात लेकर। फिलहाल आइए सुनते हैं खबरों की सुर्खियां। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से 71,000 अमरीकी लौटे अपने वतन। अब ज्यादा दबाव भारत और पाकिस्तान में फंसे अमरीकियों की जानिब से। इराक में दाइश के खुदकुश हमले में इंटेलिजेंस ब्यूरो के 3 कारकुन जख्मी। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एशियाई तरक्कियाती बैंक की जानिब से भारत को $1.5 बिलियन की इमदाद। दुनिया भर में मजहबी आजादी की सूरत हाल से मुताल्लिक अमरीकी कमीशन की सालाना रिपोर्ट पर भारत ने जताया सख्त एतराज। भारत ने $150 मिलियन बैरूनी करेंसी के मुबादले से की मालदीव की मदद। कोविड-19 के असरात के हवाले से ब्रिक्स वुज़राए खारजा ने किया तबादला ख्याल। मुश्तरका हिकमत अमली पर भारत ने दिया जोर। दुनिया को मुनासिब कीमत पर मुहैया कराई जाए माहौलियात से मुताल्लिक तकनीक। वजीर माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली प्रकाश जावड़ेकर का बयान। और भारत में कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 29,974, 937 ने गंवाई जान, 7,000 मुकम्मल तौर पर सेहतयाब। खबरें आपने सुनी है जनाब ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव। मैं हूं सबीहा। जी जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके? है किसका इंतजार, कहाँ ध्यान है लगा? है किसका इंतजार, कहाँ ध्यान है लगा? क्यों चौंक चौंक पढ़ते हो आवाज़े पा के साथ? मैं तो आ गई हूँ। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं सभी लोग? मैं भी बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और प्यारे दोस्तों का बड़ी बेसब्री से मुझे भी रहता है इंतज़ार कि कब होंगी उनसे चंद बातें। कुछ हम अपनी कहेंगे और कुछ उनके कमेंट्स के ज़रिए उनकी सुनेंगे। प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स मिलते रहते हैं, शुक्रिया। आज मैं एक बार फिर से आपको एक सैर पर ले जाने वाली हूँ। जी हाँ, ये है नवाबों का शहर लखनऊ। यहाँ की तमाम रवायात अदब की शाहकार। यहाँ के लोग इल्म अदब के दिलदादा, चप्पे चप्पे पे जानिसार लोगों के काफिले, गली गली में अदब की दास्तानें बिखरी पड़ी। आन बान और शान और शौकत के लिए जाना जाता है नवाबों का शहर लखनऊ। इसकी तारीख के बारे में अगर आपको बताऊं तो तकरीबन 3,500 साल पुरानी तारीख लखनऊ की मिल जाती है। अब इतनी तवील, मतलब इतनी कदीम अगर तारीख है तो जाहिर सी बात है कि इतने हज़ारों सालों के दरमियान लखनऊ ने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ सहा होगा। बहरहाल सल्तनत मुगलिया में भी लखनऊ में आबादी के निशान मिलते हैं। हम उससे पहले नहीं जाते, हम यहीं से शुरुआत करते हैं। लेकिन उस वक्त तक लखनऊ महज एक छोटे से कस्बे की हैसियत रखता था। लेकिन इसकी किस्मत में तो जनाब उरूज लिखा हुआ था, और किस्मत के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता है। 1764 का जमाना, मुगल बादशाह और अवध के नवाब की फौज बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों से मात खा गई थी। और नतीजा क्या हुआ था? तारीख के जो लोग जानकार हैं, जिन्होंने तारीख पढ़ी है, वो बखूबी जानते हैं। नतीजतन अंग्रेजों की जानिब से नए नए मुआहदे और नई नई पॉलिसियां अवध पर थोपी जाने लगी थी। और इन्हीं में से एक मांग ये भी थी बरतानवी साम्राज्य की जानिब से कि बरतानवी नुमाइंदगे को
अवध के दरबार में तैनात किया जाए। नवाब शुजाउद्दौला का ज़माना था। उन्होंने अंग्रेज़ों की इस मांग को मंजूर कर लिया था। बरतानवी नुमाइंदे को रेजिडेंट कहा जाने लगा था और उसकी तकर्रुरी का मकसद बज़ाहिर तो यही था कि नवाबों और बरतानवी हुकूमत के दरमियान जो गलतफहमियां कई बार पैदा हो जाती हैं उनको ख़त्म किया जाए, उन्हें दूर किया जाए और दोस्ताना माहौल बनाए रखा जाए। ये बात और है कि बरतानवी हुकूमत के साथ किया गया ये समझौता अवध रियासत की जिंदगी और मौत का सवाल साबित हुआ था आगे चलकर। खैर, इसी दौरान फिर से हुकूमत बदली और अब नवाब आसिफुद्दौला का दौर शुरू हुआ। लखनऊ की तारीख में नवाब आसिफुद्दौला का बड़ा रोल है और इंतहाई अहम रोल है और इन्होंने ही कुछ वजूहात की बिना पर अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ मुंतकिल करने का फैसला किया था। और जब राजधानी फैजाबाद से लखनऊ मुंतकिल की गई उसके बाद तो गोया लखनऊ के जनाब दिन ही संवर गए थे। क्या कुछ था उसके बाद, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन फिलहाल डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें कहीं जाने की हो सकती है जल्दी। तो चलिए हम अभी अपनी बातों को यहाँ रोकते हैं। लखनऊ का सफ़र हमारा जारी रहेगा। ज़रा सी देर में लौटती हूँ मैं। आप फिलहाल डॉक्टर साहब की हिदायत सुनिए और फिर उन पर अमल भी कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अशोक शर्मा और मैं पेशे से एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और मैं दिल्ली सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ आयुष में एक चीफ मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर काम करता हूँ। और मेरी जो एक प्रोफेशन की खूबी है वो है मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना। तो अभी दोस्तों क्या है, आजकल मैं आपके साथ एक चीज़ बात करना चाह रहा हूँ। तो इस हर तरफ जो एक दहशत का माहौल है और उस दहशत के माहौल का कारण है कोरोना, जिसको कि हम लोग कोविड-19 के नाम से भी जान रहे हैं। ये बीमारी एक चाइना से स्टार्ट हुई और होते 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 इसने दुनिया भर के देशों में अपना घर बना लिया और इस समय ये है कि दुनिया में हज़ारों लोग इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। तो क्या बात है कि सब चीज़ें करने के बाद भी, जैसे कि हमारी सरकार बार बार हमको बोल रही है कि आप स्वच्छ रहिए, आप अपने हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, एक दूसरे से मिलिए कम, आमने सामने मिलें तो कुछ फीट का दूर का रास्ता रखिए। लेकिन हो क्या रहा है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग कुछ दिन तो हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसके बाद हम लोग अपने आप से ही उकता गए, एक दूसरे से भी उकता गए और ये सोशल डिस्टेंसिंग ही हम लोगों के लिए एक तनाव का कारण बन गया। एक तनाव का कारण तो ये बना कोरोना, दूसरी तरफ से तनाव का कारण बना हम लोगों का एक दूसरे से दूर हो जाना। दोस्तों याद रखो, हम सब एक मनुष्य हैं और मनुष्य की खासियत ये है कि अपने आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहना चाहता है, टच रहना चाहता है, इंटरेक्ट करना चाहता है। तो इस सोशल डिस्टेंसिंग के दौरान में हालांकि सब लोग सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन तनाव इस बात का है कि क्या ये इसका अंत क्या है, कब हमें इन चीज़ों से एक इजाद मिल सकती है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग अपने आप, एक तो बीमारी के कारण हमें क्वारंटीन में रहना पड़ रहा है और एक हम ना बीमार होते हुए भी क्वारंटीन में रह रहे हैं। तो कभी कभी एक डर, एक एंजाइटी, एक चिंता हमको घेर लेती है। तो जब हम एकांत में होते हैं तो बहुत सारी जो हमारी एक स्ट्रेस है, जो हमारी एंजाइटी है, उसमें सबसे पहले एक चीज़ जो हमारे सामने आ जाती है वो आ जाती है फ्रस्ट्रेशन, कि हम लोग चाहते ना चाहते अब एक दूसरे से कुछ झगड़ने, चिड़चिड़ाहट का माहौल हो गया और जो कि जिसका मेन कारण है हमारा बोर्डम। तो हम कैसे उस बोर्डम को दूर कर सकते हैं? तो हम क्या करें, आप अपने जो रेगुलर काम हैं उनसे हट के, जो कि आपकी ज़िंदगी की व्यस्तताएं थी, जो कि अपने आप में आपको समय नहीं देती थी, आप उनको करने की कोशिश कीजिए। दूसरा क्या होता है कि इस समय में जब हम अलग हो गए हैं, हालांकि सरकार ने ध्यान रखा है सब एसेंशियल कमोडिटीज़ को मेंटेन करने का, लेकिन हमें एक डर सताया जा रहा है। एक तो बीमारी का डर है, दूसरा कि इनएडिक्वेट सप्लाई, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो जब हम ज़्यादा तनाव में हैं तो आप समझिए कि आप यदि कोरोना नहीं तो आपको कोई और ना बीमारी तो घेर ही सकती है।
तीसरी बात है कि आखिर कब तक। अभी हम 21 दिन बोले गए हैं, सबको डर है कि कल को कहीं और ना बोल दिया जाए, कहीं ये ना हो, कहीं वो ना हो। तो इस तरह के हालात जब होते हैं तो हम अपने से घबराहट सी पैदा हो जाती है। तो इस समय में क्या करें, आप एक तो अपने ज़रूर किसी न किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से ज़रूर मिल लीजिए। दूसरा, अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी आपको जिन कामों को नहीं करने देती थी, आप उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो एक तनाव का कारण और बनता है कि डर, कहीं ये तो नहीं कि मेरे को ना हो जाए, कहीं मेरे किसी रिश्तेदार को ना हो जाए, कोई इस तरह की बातें ना हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि जब ये 4-5 बातें आपके साथ आती हैं तो कुछ चीज़ें और भी इनके साथ जुड़ के आ जाती हैं, जैसे कि फिनेंशियल लॉसेस, कि मेरे को पैसे की भी कमी हो रही है। देखिए, जो लोग रेगुलर अपनी इनकम का एक सोर्स है उनके लिए तनाव कम होगा, लेकिन जो लोग रोज़ी कमाते हैं, रोज़ी खाते हैं, उनके लिए एक और तनाव का कारण बन जाएगा। दूसरी बात यह है कि यदि आपको कोरोना हो गया या आप क्वारंटीन में चले गए तो आप एक स्टिग्मेटाइज हो जाते हैं। हर आदमी आपसे चाहते ना चाहते दूरी बनाने लग जाता है, यहाँ तक कि आपके परिवारजन भी आपसे दूरी बनाने लग जाते हैं। तीसरी बात क्या है कि मैं दोबारा कब अपने काम पे जा पाऊँगा, आज हर किसी के दिमाग में यही एक बात है। तो दोस्तों, इस समय में घबराएं ना, अपना काम बराबर कीजिए और काम में लगे रहिए। तो सबसे अच्छा की टू सक्सेस जो मेरे हिसाब से सलाह है कि आप अपने काम में लगे रहिए। और एक बात है कि जो आपके क्लोज वंस हैं उनसे आप कम्युनिकेशन ज़रूर बना के रखिए, चाहे ईमेल के थ्रू, चाहे फ़ोन के थ्रू, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, किसी ना किसी तरह उसको बना के रखिए और अपनी फीलिंग्स को ज़रूर शेयर कीजिए। तीसरी बात, जो सबसे मेन बात यह है कि आपको कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा कोई काम नहीं करना है। जैसे कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा खबर को नहीं देखना है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी खबर पे तवज्जो नहीं देनी है, क्योंकि देखिए अलग अलग चैनल्स, अलग अलग माध्यम से हमारे पास एक प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो इस चीज़ का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है कि आपको कभी भी इस तनाव को दूर करने के लिए, इस बोर्डम को दूर करने के लिए आपको कभी किसी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना है। उसके बाद क्या है कि आप हमेशा इन्फॉर्मेशन जो भी जिस पे एक्ट करना है, या तो आप सरकारी चैनल से देखिए या जो भी विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसको ही प्रॉब्लम, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर एक्ट कीजिए। तीसरी बात क्या है कि टीवी चैनल को वॉच करना बहुत लिमिटेड कर दीजिए। इसके बाद जो सबसे अच्छी बात है, कुछ ना कुछ अपने हाथ से एक्टिविटी करने लगी। तो दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, शायद ये कुछ हद तक आपके तनाव को, कोरोना से आने वाले तनाव को या कोरोना के द्वारा डर ने, दहशत ने जो एक तनाव की स्थिति बना दी है, ये आपको उसे आज़ाद करने की कुछ ना कुछ क्षमता जरूर प्रदान करेगा। धन्यवाद। शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बातें आपने बताई हैं। यकीनन हमारे सामईन इन पर अमल करेंगे और एक सेहतमंद जिंदगी का लुत्फ लेंगे। जब सेहत होगी तभी प्रोग्राम का लुत्फ लिया जाएगा। दोस्तों, हमारे उर्दू शोरा में अगर गीतों का तस्करा किया जाए तो उसमें एक नुमाया नाम जुबैर रिजवी साहब का भी होगा। जुबैर रिजवी साहब अपनी मुतरन्नम आवाज और अपने गीतों के लिए एक लंबे अरसे तक मशहूर रहे हैं। आज हमें जुबैर रिजवी साहब के कलाम की एक मुख्तसर रिकॉर्डिंग मिली है जो एक गीत की शक्ल में है। तो पेश खिदमत है जनाब जुबैर रिजवी से उनका कलाम। सारे लोग हैरान हैं, हर तरफ महफिज थे, जुम्बिशों पर पहरे थे, हादिसा हुआ कैसे, हर कदम पर एक खबर की सुर्खी से शहर में तहलका है, सारे लोग हैरान हैं, हर तरफ महफिज थे, जुम्बिशों पर पहरे थे, हादसा हुआ कैसे, वो बदल के आए थे शहर दिल को मलबे में, वो बदल के आए थे शहर दिल को मलबे में, कुछ कहीं न छोड़ा था
वो बदल के आए थे शहर दिल को मलबे में, कुछ कहीं न छोड़ा था, अब वो सब ही हैरान हैं। खिश्त जा रखी किसने, शहर दिल बसा कैसे, अब वो सब ही हैरान हैं। खिश्त जा रखी किसने, शहर दिल बसा के। इसी कबीले का और इसी से जुड़ा हुआ एक शेर है कि पर कटे परिंदों में एक परिंद ऐसा था, आसमां को तकता था। पर कटे परिंदों में एक परिंद ऐसा था, आसमां को तकता था। कैसे उसके पर निकले आसमां की जानिब वो, यकबयक उड़ा कैसे उसके पर निकले, कैसे उसके पर निकले। पर कटे परिंदों में एक परिंद ऐसा था, पर कटे परिंदों में एक परिंद ऐसा था, आसमां को तकता था। अब कैसे उसके पर निकले, कैसे उसके पर निकले, आसमां की जानिब वो, यकबयक उड़ा कैसे, यकबयक। और ये आखिरी शेर पेश कर रहा हूं कि किस तरफ मनाजिर थे, किस तरफ मनाजिर थे, किस तरफ थी दीवारें, और कहाँ दरीचे थे। किस तरफ मनाजिर थे, किस तरफ थी दीवारें, और कहाँ दरीचे थे। अजनबी जमीनों पर उनकी बंद आँखों को ये पता चला कैसे, अजनबी जमीनों पर उनकी बंद आँखों को ये पता चला कैसे, कि रात एक क्षण, आखिरी शेर है, कि रात एक क्षणाते से मेरी नींद टूटी थी, और मैंने पूछा था, रात एक क्षणाके से मेरी नींद टूटी थी, और मैंने पूछा था, आसमां के हाथों से चांदनी का आईना छूट कर गिरा कैसे, आसमां के हाथों से, आसमां के हाथ। रात एक क्षणाके से मेरी नींद टूटी थी, और मैंने पूछा था, आसमां के हाथों से चांदनी का पैमाना छूट कर। दोस्तों, आज के प्रोग्राम का रंग कुछ अदबी हो गया है। अभी आपने जनाब जुबैर रिजवी से उनका कलाम सुना, और अब अदब की एक और सिंफ अफसाने की बात करते हैं। अफसाना उर्दू में इंग्लिश लिटरेचर से आया, जिसे शॉर्ट स्टोरीज कहते हैं। इसने बहुत जल्द उर्दू में अपना मकाम बना लिया और लोग इसको पसंद करने लगे। एक जमाने तक उर्दू में तवील कहानियों और तवील दास्तानों का सिलसिला था, लेकिन जैसे ही अफसाना वारिद हुआ, इसने अपनी शनाख्त कायम कर ली। अफसाने के बाद मुख्तसर अफसाने और अफसानचे भी हमारे सामने आए और अदब में अपना मकाम बनाते चले गए। फिलहाल एक मुख्तसर अफसाने के साथ हमारे साथ मौजूद हैं उर्दू की मारूफ अफसाना निगार डॉक्टर रेनू बहल। आइए सुने उनका अफसाना।
5 मिनट। पारो के साथ ये कौन सा नया होने जा रहा था? सदियों से यही तो होता आया है औरत जात के साथ। उसे ही अपनी ख्वाहिशें कुचलनी पड़ती हैं और बाकी की जिंदगी समझौतों में ही बसर हो जाती है। जिस दिन से उसके प्यार का किस्सा राज न रहकर घर वालों के सामने खबर बनकर आया था, उसके बाहर निकलने और किसी से मिलने मिलाने पर पाबंदी लग गई थी। पम्मी सिंह में सिर्फ एक ही बुराई थी कि वो उसकी जात का नहीं था, मगर पारो की तो जान बसती थी उसमें। साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और अब बात करना तो दूर, एक दूसरे को देखने को तरस गए थे। फिर सख्ती और बढ़ गई जब माँ बाप ने एनआरआई लड़के से शादी तय कर दी। कमल 15 रोज के लिए सिर्फ खूबसूरत हिंदुस्तानी लड़की से शादी करने आया था। आज उस बदनसीब की शादी थी। मुझे मिलते ही देर तक गले लगकर रोती रही, दिल के जख्म दिखाती रही। मेरी आंखें भी उसके साथ बह रही थी। मेरे दोनों हाथ पकड़कर बोली, सिर्फ तू ही है जो मेरी मदद कर सकती है। मुझे आखिरी बार उससे मिलवा दे। क्या ये मुमकिन नहीं? घर मेहमानों से भरा हुआ है, कोई देख लेगा तो। सिर्फ 5 मिनट के लिए उसे छत पर ले आ। आखिरी बार उसे देखना चाहती हूँ, फिर न जाने मौका मिले न मिले। तेरा भागने या मरने का इरादा तो नहीं? मैंने डरते डरते पूछा। ऐसा कुछ नहीं करूंगी, वादा है मेरा तुमसे। जान जोखिम में डालकर सबसे नजरें बचाते सिर्फ 5 मिनट के लिए दोनों को छत पर मिलाने में मैं कामयाब हो गई। पम्मी को आखिरी बार देखकर मिलकर वो वाकई पुरसुकून हो गई थी। शादी की बाकी रस्में खामोशी से पूरी हो गईं। 2 दिन बाद मैं फिर नागपुर अपने ससुराल वापस लौट आई। फिर जब भी मायके जाना होता 2-3 दिन से ज्यादा का प्रोग्राम ना बन पाता। पुराने दोस्तों से मिलने का भी वक्त ना मिल पाता। इस बार मायके गई तो माँ ने बताया कि पारो के घर वाले मकान फरोख्त करके हमेशा के लिए अमेरिका जा रहे हैं। इन 10 सालों में वो एक बार भी पलट कर नहीं आई थी। सुबह ही उनके घर पहुंच गई। भाभी बड़े तपाक से मिली और इतने साल ना मिलने का गिला भी करने लगी। देर तक बातें होती रहीं। उन्होंने बताया कि वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। 2 प्यारी बच्चियां भी हैं उसकी। तुम्हें बहुत याद करती है। मेरा दिल भी चाह रहा था उसे मिलने को। मेरे उसरार पर मोबाइल में तस्वीरें दिखाने लगी। खूबसूरत घर के लॉन में 2 बच्चियों के साथ बैठी वही खूबसूरत दिलकश लग रही थी जैसे मैंने उसे आखिरी बार देखा था। चलो अच्छा हुआ उसने भी जिंदगी से समझौता कर लिया। और दोस्तों, गुफ्तगू करते करते हम आ गए हैं उस पड़ाव पर जहां मुलाकात होती है रूबरू सामीन से। जी हाँ, हमारे कुछ सामीन आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ हमारे 2 सामीन हैं। एक तो पाकिस्तान के हमारे मुस्तकिल लिसनर हैं, मुस्तकिल सामे हैं, और दूसरा एक नन्हा सा बच्चा है। पहले हम अपने पाकिस्तानी सामे को सुनते हैं, उसके बाद बच्चा पेश करेगा एक मुख्तसर नज़्म। चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिलते हुए फूल खुशबू दें आपको, निकलता हुआ सूरज रोशनी दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं हैं, देने वाला जिंदगी की हर खुशी दे आपको। मैं हूं मलक मुनीर जवेद, सतलुज लिसनर क्लब, पंजाब, पाकिस्तान, बहावल नगर। जनाब मोहतरम शमीम उस्मानी साहब और सबिया फजल साहिबा और सभी प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस का बहुत पुराना सामी हूँ। जब आपके ख़त, आपके गीत प्रोग्राम अनवर अंजुम और SM शफीक आपका ख़त मिला, मरीम काज़मी और मुजीब सदीकी करते थे, तब मैं बाकायदगी से ये प्रोग्राम सुनता था और ख़त पे लिखता था। तब तलत जमाल, एशिया तरवेदी, ईशा तरवेदी, अब्दुल गफूर कैसर साहब, दीनिश बालासर, मोहम्मद हारून वगैरह के ख़त रेगुलर आते थे और प्रोग्राम वगैरह की ज़िद भी बनते रहते थे। लेकिन अब लॉकडाउन से पहले प्रोग्राम सूरज के साथ साथ में सबिया फजल और नईमुद्दीन की गुफ्तगू बड़ी मज़ेदार होती थी। शाम सुहानी प्रोग्राम, शाम सुहानी में उस्मान, शमीम उस्मानी और अरफान आज़मी खूब रंग जमाते थे। मगर आजकल ये तमाम चीज़ें जो है कैसा पारीना बन चुकी है और अब इनको बड़ा मिस कर रहे हैं। 30 मिनट दोपहर और 30 मिनट रात को हम सुन लेते हैं, चलो ये भी मुनासिब है। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के रेगुलर प्रोग्राम बहाल करें और हम स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो से ये गुजारिश करते हैं, मुअद्दबाना और पुरजोर गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ मेहरबानी करके ये जो प्रोग्राम रेगुलर इनके प्रोग्राम चला करते थे वो
लॉकडाउन से पहले वो मुकम्मल बहाल कर दें, मेहरबानी आपकी। लॉकडाउन के इन दिनों में हम रोज़ाना 3 से 4 मिनट की बातचीत पुराने अनाउंसर से भी सुनवाएं, यानी सरवजा साहिबा, एसएम शफीक, जहीना सदीकी, मोहम्मद अनस फैज़ी और शमीम कुरैशी साहब को भी ऑनलाइन इनको भी लाएं। आखिर में जो कोरोना है, जो पूरी दुनिया इसकी वबा और इसकी लपेट में आई हुई है, हम ये दुआ करते हैं अपने अल्लाह ताला से, ये माफ़ी मांगते हैं अल्लाह ताला के हजूर और गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगते हैं अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया को इस बीमारी से महफूज रखे और तमाम को जो सेहतयाबी के जो मरीज़ हैं और जो वफ़ात पा गए हैं वो उनके लिए जो उनके लाहिकीन हैं उनको सब्र दें। कोरोना जो है उससे जो है हमने डरना नहीं है, हमने उससे लड़ना है, लेकिन इसके साथ हिफाजती तदाबीर भी करनी है। सोशल डिस्टेंस है वो उसके लिए लाजमी ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से मेल मिलाप ज़्यादा ना रखें और जब भी अगर ज़रूरी है तो एक थोड़ा सा फासला रखें और कोशिश तो ये करें कि लॉकडाउन जितना भी गवर्नमेंट की सतह पर चल रहा है वो अपने आप को घरों तक महदूद रखें। अगर हमने बाहर भी जाना है किसी अशद ज़रूरत के पेश नज़र तो कम से कम हम अपने हिफाजती जो मैयर हैं, जो जितने भी हिफाजती चीज़ें हैं हम इनको रखें और हैंड सैनिटाइज़र जो भी आपको अवेलेबल हो वो कम से कम हैंड सैनिटाइज़र लाजमी इस्तेमाल करें। और आखिर में तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद हसीम है। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। मन के भोले भाले बादल, चप्पल चप्पल बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम के काले बादल। कुछ जोकर से कौन फुलाए, कुछ हाथी से सूंघ उठाए, कुछ ऊँटों से कुबर वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। कुछ जो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झड़ बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन के बाहर नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। एक बार फिर से तमाम सुनने वालों का इस्तकबाल। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव। कैसे हैं आप सभी लोग? कई बार लोग थोड़ा देर में पहुंचते हैं, इसलिए सोचती हूं कि उनका भी हाल चाल पूछ लूं। आप सब कैसे हैं? घर में सब लोग खैरियत से होंगे, उम्मीद यही है मेरी। सच में बड़ा दिल चाहता है कि आपसे बहुत सारी बातें हों और कुछ ऐसा सिलसिला हो कि इधर मैंने सवाल किया, उधर आपने जवाब दिया, उधर आपने कोई सवाल किया और इधर फट से मैंने जवाब दे दिया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बस इस बात पे नज़र रखनी चाहिए कि बहुत कुछ अगर हमारे हिसाब से नहीं हो रहा, फिर भी बहुत कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है, इसी में शुक्र अदा कीजिए। खैर, तो हम कहाँ थे? हम थे फैज़ाबाद से लखनऊ मुंतकिल हो गई थी राजधानी और नवाब आसिफुद्दौला का दौर शुरू हो चुका था। और जनाब अब गोया लखनऊ के दिन ही संवर गए थे। मस्जिदों की तामीर अमल में आई, इमाम बाड़े बनाए गए, करबला, रोज़े, मकबरे, मंदिर और ठाकुर द्वारों की तामीर बड़े पैमाने पर लखनऊ में इस दौर में अमल में आई। और कह सकते हैं कि लखनऊ एकदम सज संवर कर तैयार हो गया। आइंदा आने वाले बरसों में इस शहर के महलों, बागों, बाजारों, अदब व सकाफत, मौसीकी और रहन सहन में न सिर्फ नज़ाकत, नफासत की चर्चा हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में की जाने लगी थी। और वाकई ये शहर आज भी अपनी उसी आन बान और शान व शौकत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लखनऊ अपनी तहजीबी विरासत के साथ साथ अपनी तहजीबी रवायात के लिए भी जाना जाता है और इन्हीं में इमाम बाड़ों की रवायत काफ़ी कदीम है और लखनऊ के इमाम बाड़े बेहद मकबूल हैं। अब हम पहुंच गए हैं बड़े इमाम बाड़े पर। गोमती नदी के किनारे नवाब आसिफुद्दौला की यादगार ये है बड़ा इमाम बाड़ा। इसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो तामीर की कहानी है वो भी जनाब दिलनवाज नवाबों की इंसान दोस्ती, हमदर्दी और कुशादा दिली की कहानी है। 1784 का ज़माना है और ये जो साल है अपने साथ
कहत साली लेकर आया है। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। चारों तरफ बंजर जमीन है, रोते बिलखते इंसान हैं, भूख से मरते जानवर हैं और लोग बेरोजगार हैं। खाने के लिए तरस रहे हैं, कोई कामकाज नहीं है। ऐसे में नवाब का दिल इंसानी हमदर्दी के जज्बात से पुर है और अवाम की फलाह और उनकी जिंदगी के मसाइल को हल करना चूंकि बादशाह वक्त की जिम्मेदारी है, तो जाहिर सी बात है कि नवाब इस जिम्मेदारी से मुंह कैसे मोड़ सकते थे। कहत से जूझ रही रियाया की जरूरियात कैसे पूरी हों, इसी सोच विचार में दिन गुजरने लगे। ऐसे में ख्याल आया कि क्यों ना एक इमाम बाड़ा तामीर किया जाए। इससे अवाम को रोजगार भी मिल जाएगा और जिंदगी जीने का सामान भी पैदा हो जाएगा। लोगों के मसाइल काफी हद तक हल हो जाएंगे। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मैसर आएगी। तो इस तरह से शुरुआत हुई थी इस अजीमुशान इमाम बाड़े की तामीर की, जिसे आज हम बड़े इमाम बाड़े के नाम से जानते हैं। देखिए जनाब, किस कदर खूबसूरत इमारत है। गुंबद नुमा एक बड़ा सा हॉल है। अगर देखा जाए तो लगभग 50 मीटर लंबा है और 15-16 मीटर गोया इसी हिसाब से चौड़ाई भी इसकी रखी है। एक अंदाजे के मुताबिक सामीन, जिस दौर में यानी 1700 के आसपास की हम बात कर रहे हैं, 1774 के आसपास, तो जब ये बनाया गया तो उस जमाने में कहा जाता है कि लगभग 10 लाख रुपए की लागत से ये तैयार हुआ था। अब ये बीच में जो सदियां गुजर गईं तो आज के हिसाब से देखा जाए तो अरबों में चली जाएगी, बल्कि खरब में पहुंच जाएगी। और सिर्फ इसकी तामीर ही नहीं की गई थी, चूंकि ये अहम तकारीब के लिए बाद में इस्तेमाल होता था और नवाब खुद भी इसमें बैठा करते थे, तो इसकी सजावट के लिए बराबर ये कहना चाहिए कि एक बड़ी रकम हर सालाना तौर पर खर्च हुआ करती थी। तारीख बताती है कि इसकी सजावट के लिए लगभग 5 लाख रुपए सालाना खर्च हुआ करते थे नवाब की जानिब से। और ईरानी तर्ज तामीर का बेहतरीन नमूना है ये बड़ा इमाम बाड़ा। महसूस करें तो ईरान की तहजीब यहां पर आपको जा बजा बिखरी नजर आएगी। वक्त हो गया, बातें तो मेरी जारी हैं। चलिए तो फिर रुक जाते हैं यहीं पर, इमाम बाड़े पर ही रुकते हैं अभी। इमाम बाड़ा घूमना भी है, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ देखने की, उनकी सैर मैं आपको कल करवाऊंगी। फिलहाल तो वक्त हो रहा है प्रोग्राम के ख़त्म होने का, तो सामीन आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और कल फिर से तैयार हो जाएंगे हम सभी लोग बाकी की चीज़ें घूमने के लिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।